3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री ने आवाम का भरोसा कैसे जीता, सीआरपीएफ कैंप में क्यों रुके गृह मंत्री अमित शाह, डल झील में क्रूज की सवारी करके गृह मंत्री ने क्या संदेश दिया और आतंकवादियों पर कैसे चला कोर्ट का हंटर। देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले दुश्मनों से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 आतंक से युद्ध। जम्मू कश्मीर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि पाकिस्तान और आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने आतंकियों के सफाई में जुटे जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए बीती रात सीआरपीएफ कैंप में ही रुके। पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो जवानों के मुश्किल हालातों को महसूस करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना में भी कमी आई है। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर सीआरपीएफ के जवान भी गदगद दिखे। बातचीत के दौरान जवानों ने कहा कि गृह मंत्री के आने से उन्हें बेहद खुशी हुई है, उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। बोला है हौसला बढ़ाने वाला है सर, अमित सब जी और मोटिवेशन दिया हम लोग का, बहुत अच्छा बोला। फौजी को और मोटिवेशन हो जाएगा। आतंकियों की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के डल झील में कल शिकारा महोत्सव देखा। जहां कभी आतंकियों के डर से शिकारा नहीं चलता था, वहां आज क्रूज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्रूज की सवारी कर आतंकियों और पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सरपंचों की सभा में कल बुलेट प्रूफ शीशा भी हटवा दिया। उन्होंने कहा कि दिल से डर निकाल दीजिए, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहते हैं और इस सभा में बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के मौजूद हूं। भारत सरकार यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए दृढ़ है। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से खुलकर मुलाकात की। अमित शाह सिक्योरिटी को दरकिनार करते हुए जनसभा के बाद अचानक लोगों के बीच पहुंच गए और आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने कश्मीर अवाम का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस बीच जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है। जंगल में छिपे आतंकियों को सेना के 3000 जवानों ने घेर लिया है। 16 दिनों से जारी पुंछ एनकाउंटर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। किसी भी वक्त आतंकियों का खात्मा हो सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत ने हिजबुल के 4 आतंकियों को सजा सुनाई है। आतंकी मोहम्मद शफी शाह और मुजफ्फर अहमद डार को 12-12 साल के कैद की सजा मिली है, तो वहीं आतंकी तालिब लाल और मुश्ताक अहमद लोन को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। ये चारों आतंकी गतिविधियां चलाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के दोषी हैं। पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार आर्मी के अफसर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अफसर कुणाल कुमार आईटी सेल में तैनात था। शुरुआत जांच में पता चला है कि उसने कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दी हैं। पीएम मोदी ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कब होंगे शामिल? मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक में आज क्या होगा? आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज कहां होगी सुनवाई? एनसीबी के गवाह किरण गोसावी का सरेंडर वाला ड्रामा क्या है और किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज का कार्यक्रम क्या है? देश की सभी बड़ी खबरों को आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन से पहले भारत आसियान सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें अमेरिका, रूस और चीन समेत कुल 18 देश सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ चल रही घेरेबंदी के बीच पहली बार यह सम्मेलन हो रहा है। इसमें ज्यादातर देश चीन के अलग अलग पड़ोसी देश हैं और साउथ चाइना सी या दूसरे इलाकों को लेकर इन देशों का चीन के साथ तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहली बार इस सम्मेलन में शरीक हो सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। 2 मंत्री इस बैठक में प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में होगी। मुंबई ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका
खारिज कर दी थी, जिसके बाद तीनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरमान कोहली की जमानत याचिका पर भी हाई कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में ही उनसे पूछताछ हो सकती है। समीर वानखेड़े ने कहा है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से उनकी कभी बातचीत नहीं हुई और न ही वो गोसावी से मिले हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दावा है कि गोसावी ने कल लखनऊ के मंडियाव थाने में सरेंडर करने के लिए फोन किया, लेकिन एसएचओ मनोज सिंह ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गोसावी को नहीं जानते। गोसावी के ही बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने आर्यन ड्रग्स केस में 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों के साथ दिल्ली में बैठक करने वाली हैं। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही सदस्यता, ट्रेनिंग और आगे के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने और लखीमपुर कांड के विरोध में आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। देश के 88 कोल ब्लॉक की नीलामी का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये अगले वर्ष 25 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। नीलामी में भाग लेने की इच्छुक पार्टियों के साथ आज प्री बिड मीटिंग होगी। इसके बाद तकनीकी और वित्तीय बिड आयोजित की जाएगी। इसमें सफल कंपनियों को अगले साल 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित होने वाली ई ऑक्शन में भाग लेने का मौका मिलेगा। यूपी दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करेंगे रामलला और हनुमान लला के दर्शन। बिहार उपचुनाव में आज नीतीश तो कल से लालू प्रसाद यादव करेंगे प्रचार। और कहां सामने आई कलयुगी बेटे की करतूत। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 प्रदेश विशेष। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। सोमवार शाम को केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और सरयू आरती में शामिल हुए। आरती के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मैं मां सरयू नदी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव कल बिहार विधानसभा उपचुनाव के मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा करेंगे। दोनों सीटों के लिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारकर महागठबंधन छोड़ दिया है, जबकि सीएम नीतीश कुमार आज तारापुर उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान उनके साथ जीतन राम मांझी, विजय कुमार और मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पंजाब के राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। कल पंजाब में बुलाई सर्वदलीय बैठक में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। सीएम चन्नी ने कहा कि आदेश रोकने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पंजाब सरकार ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला की जांच कर रही ईडी को कोलकाता पुलिस के भेजे नोटिस को रद्द कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने देश विदेश के उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने का न्यौता दिया है। राज्य में आज से 2 दिन का प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सीएम निवेशकों को लुभाने में जुटे हैं। यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। महिला के बड़े बेटे ने बुजुर्ग मां को घर में ताले में बंद कर दिया। महिला बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीट रही थी, तभी इलाके की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाकर मामले में कार्रवाई कराते हुए ताले तोड़कर महिला को आजाद कराया। महिला के मुताबिक उसके बड़े बेटे ने ही उसे घर में बंद किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला और प्रॉक्टर को वीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय खोल दिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो छात्र वाइस चांसलर के खिलाफ बाबे सैयद गेट या फिर वीसी लॉज के सामने धरना देंगे। मध्य प्रदेश के दमोह की पथरिया कृषि मंडी में कल किसान और व्यापारियों के बीच झड़प हो गई। किसान की कम दाम मिलने को लेकर आपत्ति जताने से गुस्साए व्यापारियों ने एक किसान को पटक पटक कर बेरहमी से पीटा। उस पर व्यापारियों ने जमकर लात घूंसे बरसाए। बाद में किसान के समर्थन में कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। T20 लीग 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हो गया है। लीग में अब लखनऊ और अहमदाबाद की एंट्री हो गई। अगले साल ये दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। इनके नाम अब तक तय नहीं हो पाए। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम ली है, जबकि फॉर्मूला 1 के मालिक सीबीसी कैपिटल्स ने अहमदाबाद की टीम को 5,600 करोड़ रुपए में खरीदा है।
चीन की चालबाजी का भारत कैसे दे रहा है माकूल जवाब? सैटेलाइट में चुपके से विस्फोट वाली ड्रैगन की साजिश क्या है? ताइवान के खिलाफ कैसे आंखें तरेर रहा है चीन? और कट्टरपंथियों के आगे इमरान ने कैसे किया सरेंडर? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन का। चीन की चालाकी के जवाब में भारत ने भी एलएसी से सटे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में ही बॉर्डर के पास 3 मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। चीन एलएसी के पास करीब 3 साल से बॉर्डर डिफेंस विलेज के नाम से नए गांव बसाने में जुटा है। वो करीब 600 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। इनमें से करीब 400 ईस्टर्न सेक्टर में है। चीन अपनी साजिश के बल पर दुनिया में धाक जमाना चाहता है। उसने एक ऐसा हथियार बनाया है जो बिना किसी मिसाइल या लेजर का उपयोग किए दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उसने एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस बनाया है जो कि किसी भी सैटेलाइट के एग्जॉस्ट नोजल को ब्लॉक कर देगा और वो कुछ ही देर के बाद फट जाएगा। चीन ही नहीं, उसकी आर्म्स कंपनी के अधिकारी भी हथियारों की तस्करी में जुटे हैं। चीन की हथियार कंपनी के पूर्व अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 65 वर्षीय यिन जियाक्सू पर अकूत अवैध संपत्ति हासिल करने और रिश्तेदारों दोस्तों के लिए अवैध लाभ कमाने का आरोप है। ताइवान के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन मीडिया युद्ध का सहारा ले रहा है। ये बात एक नई किताब में कही गई। किताब के लेखक केरी के जरशानेक ने दावा किया है कि चीन अपनी साजिश के तहत ताइवान को बिना सैनिक अभियान के ही परास्त करने में जुटा है। जरशानेक ताइवान की नेशनल चेंगसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। चीन में मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान को चुन चुनकर खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है। वो मस्जिदों के गुंबद और मीनारें तोड़ रहा है। शिनजियांग प्रांत की सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद चीनी साजिश का ताजा शिकार बनी है। चीन देश भर की मस्जिदों को अपने रंग में रंगना चाहता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कट्टरपंथी इस्लामिक समूह के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्होंने प्रतिबंधित तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 350 से अधिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। टीएलपी ने ये घोषणा की है कि बुधवार तक बाकी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। टीएलपी ने आज इस्लामाबाद कूच की धमकी दी थी। अपनी करतूतों के चलते खस्ताहाल पाकिस्तान अब रूस से कर्ज लेने की जुगत में जुटा है और वो 4 दिवसीय बातचीत कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए रूस से कर्ज चाहता है और वो इसके लिए एग्रीमेंट में बदलाव कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 74% भागीदारी पाकिस्तान की और 26% रूस की है। इस बीच कल फिर चीनी सेना की सोनाक्षी Y-8 विमान ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम ADIZ में घुसपैठ की। ताइवानी एयरफोर्स की वार्निंग के बाद चीन का विमान वापस लौट गया। बीते 30 दिन में करीब 200 चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में देखे गए हैं। साउथ चाइना सी में चीन की चालबाजी के खिलाफ फिलीपींस ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। फिलीपींस ने उसके खिलाफ राजनयिक विरोध तेज कर दिया। फिलीपींस ने पिछले 5 सालों के मुकाबले में इस साल सबसे ज्यादा 153 बार राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। रूस और जर्मनी क्यों आए फिर से आमने सामने? बाइडेन की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी कंपनियों पर रूसी हैकर्स का हमला और चीन के विदेश मंत्री से क्यों मिला अफगानिस्तान का डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर? सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। रूस और जर्मनी में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। रूस ने जर्मनी के सैन्य प्रतिनिधियों को तलब किया है। ये टकराव तब शुरू हुआ जब जर्मनी के केयरटेकर डिफेंस मिनिस्टर ने रूस को परमाणु हथियारों की धमकी दी। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया है कि नाटो परमाणु हमले को तैयार है अगर रूस ने किसी भी सदस्य से देश पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी कंपनियों पर रूस के साइबर हमले थम नहीं रहे हैं। अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट्स ने रूस की खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का खुलासा किया। अमेरिका एक्सपर्ट्स ने सरकारी विभाग, कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स नेटवर्क के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों को भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। चीन अब अफगानिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से दोहा में मुलाकात की। मुलाकात को लेकर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी संबंधों, सियासी और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। अफगानिस्तान में IS खुरासान के 50 आतंकियों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। नंगरहार प्रांतीय खुफिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद नसीम ने संवाददाताओं से कहा कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हथियार डाल दिए हैं और नंगरहार में आत्मसमर्पण कर दिया है। सऊदी अरब के पूर्व वरिष्ठ सऊदी सुरक्षा अधिकारी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर संगीन आरोप लगाया है। खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी का आरोप है कि राजगद्दी हासिल करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता के शाह बनने से पहले तत्कालीन शाह अब्दुल्ला की हत्या करने की बात कही थी।
चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सोमवार यूएन के जरिए अमेरिका पर निशाना साधा। जिनपिंग ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियम सभी देशों के लिए बिना किसी अपवाद के एक जैसे होने चाहिए। किसी एक देश की ओर से ग्लोबल रूल्स नहीं बनाए जा सकते हैं। प्योंगयांग के आधिकारिक समाचार पत्र ने कोरिया युद्ध में बीजिंग की भागीदारी की 71वीं वर्षगांठ पर उत्तर कोरिया और चीन से अपने दोस्ती संबंधों को अटूट बताया है। समाचार पत्र के मुताबिक चीन और नॉर्थ कोरिया इस अजेय दोस्ती को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया अपने पारंपरिक सहयोगी के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन आज अजरबैजान का दौरा करेंगे। तुर्की प्रेसिडेंसी के प्रवक्ता के मुताबिक एर्दोआन नागोर्नो कराबाख के एक क्षेत्र में फिजूली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। पिछले साल के सशस्त्र संघर्ष के दौरान अजरबैजान तुर्की के नियंत्रण में था। सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद भीषण गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और रूस ने सूडान के हालातों पर चिंता जताई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अमेरिकी विशेष दूत ने कहा कि सैन्य तख्तापलट से सूडान को अब यूएस की मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान क्यों भूले अपनी मर्यादा? आज T20 वर्ल्ड कप में किन टीमों के बीच होगा मुकाबला और अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को कैसे धोया? T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पीएम और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान सियासत में आकर अपने खिलाड़ी धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। इमरान ने रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत होने पर अपनी टीम की वर्ल्ड कप में हुई सभी हारों को भुलाकर बेशर्मी से बयान दिया। इमरान ने तंज कसते हुए कहा है कि रिश्तों पर बात करने का सही वक्त नहीं है। रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में इमरान खान ने कहा, हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और हमें भारत के साथ रिश्तों में भी सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है कि रविवार रात पाक क्रिकेट टीम की बड़ी जीत के बाद भारत के साथ संबंध सुधारने की बात करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में आज दुबई में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से और वेस्टइंडीज इंग्लैंड से अपना पहला मैच हार चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।